I welcome you all to this class. Topic for discussion in this class is how to combat excess demand and deficient demand by using fiscal policy. तो यहाँ पर हम फिस्कल पॉलिसी के इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ेंगे जिसके यूज़ के द्वारा हम एक्सेस डिमांड की सिचुएशन को या डेफिशिएंट डिमांड की सिचुएशन को कॉम्बेट कर सकें, उसको करेक्ट कर सकें। तो जैसे आप सभी जानते हैं फिस्कल पॉलिसी के इंस्ट्रूमेंट्स गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है, टैक्सेस है, पब्लिक बोरोइंग्स हैं या फिर बोरोइंग फ्रॉम आरबीआई है। इन सभी इंस्ट्रूमेंट्स को हम डिटेल में इस क्लास में डिस्कस करने जा रहे हैं। सो लेट अस डिस्कस अबाउट द फिस्कल पॉलिसी, how we can combat the situation of excess demand and deficient demand with the help of fiscal policy। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि फिस्कल पॉलिसी होती क्या है। सो फिस्कल पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट इज कंसर्न्ड विद द बजटरी पॉलिसी। मतलब फिस्कल पॉलिसी को हम एक तरह से बजटरी पॉलिसी भी कहते हैं। बजटरी पॉलिसी ऑफ व्हाट? गवर्नमेंट की फिस्कल पॉलिसी जो है इट इज़ द बजटरी पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट। तो एक तरह से ये बजट है। फिस्कल पॉलिसी क्या है? एक तरह से बजटरी पॉलिसी है। बजटरी पॉलिसी मतलब ये सरकार का जो रेवेन्यू है और सरकार का जो एक्सपेंडिचर है उससे जुड़ी हुई पॉलिसी है कि सरकार को जो रेवेन्यू है वो कितना रेवेन्यू आएगा, कहाँ से आएगा, किस तरह से रेवेन्यू को इंक्रीज करना है, और अगर सरकार एक्सपेंडिचर कर रही है तो कितना कर रही है और कहाँ कहाँ कर रही है, किस किस हेडिंग पे कितना कितना पैसा खर्च होना है। तो ये सारी चीज़ें जो है उस पॉलिसी के अंदर बनाई जाती है और उसी को हम क्या कहते हैं? फिस्कल पॉलिसी। मतलब एक तरह से आपका ये गवर्नमेंट बजट ही है। एक तरह से जो बजट की पॉलिसीज है उसी को हम क्या कहते हैं? फिस्कल पॉलिसी कहते हैं। और ये जो फिस्कल पॉलिसी है उसका इस्तेमाल हम दोनों ही सिचुएशन में करते हैं। इसके जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं आगे चल के हम पढ़ेंगे। मतलब फिस्कल पॉलिसी के जो कंपोनेंट्स हैं, इंस्ट्रूमेंट्स हैं, इनका इस्तेमाल करके हम इकोनॉमी के अंदर अगर एक्सेस डिमांड है उसको भी करेक्ट कर सकते हैं और अगर डेफिशिएंट डिमांड है तो उसको भी करेक्ट किया जा सकता है, ताकि जो ऑब्जेक्टिव होता है सरकार का, हर किसी सरकार का ऑब्जेक्टिव होता है, हर किसी इकोनॉमी का ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि ग्रोथ विद स्टेबिलिटी, कि हम ग्रोथ तो करें, हमारी इकोनॉमी में ग्रोथ तो हो हम जीडीपी को बढ़ाएं, वेलफेयर को बढ़ाएं, हमारे यहाँ फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बढ़े, प्रोडक्टिविटी बढ़े, लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा हो। ये लक्ष्य हर किसी सरकार का रहता है। लेकिन ये जो लक्ष्य है ऑब्जेक्टिव ऑफ ग्रोथ विद स्टेबिलिटी, कि स्टेबिलिटी भी मेंटेन रहे इकोनॉमी के अंदर। स्टेबिलिटी मेंटेन रहने का मतलब है कि बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन या बहुत ज़्यादा डिफ्लेशन इकोनॉमी में नहीं होनी चाहिए। देखो, इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन जो है एक टारगेटेड रेट पे रखी जाती है। जैसे इंडिया में जो इन्फ्लेशन रेट है वो 4% है और ±2 तक वो एडजस्टेबल है। मतलब अगर मान लो इंडियन इकोनॉमी में अगर इन्फ्लेशन 4% तक हो रही है तो वो एक्सेप्टेबल है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, उतना इन्फ्लेशन होना चाहिए। क्योंकि अगर इन्फ्लेशन ही नहीं होगा तो फिर मोटिवेशन कहाँ से मिलेगी प्रोड्यूसर्स को, उनके प्रॉफिट लेवल नहीं बढ़ेगा। तो इन्फ्लेशन एक लिमिट तक एक्सेप्टेबल है और वो होना भी चाहिए, उससे मोटिवेशन मिलता है प्रोड्यूसर्स को। ऑन द अदर हैंड, दूसरी साथ में एक बात यहाँ जो मैंने बताई कि ये ±2% एडजस्टेबल है। मतलब अगर 2% से ये ऊपर चला जाए, मतलब 4 से 2% ऊपर चला जाए, 6% तक भी चला जाए तो भी कोई बहुत बड़ा खतरा नहीं है। और अगर 2% नीचे आ जाए तो भी कोई बहुत बड़ी परेशानी उससे नहीं होगी। तो इन्फ्लेशन जो है एक तरह से कहने का मतलब है कि 2% से और 6% के बीच में कहीं भी रह रही है तो ये एक तरह से हम कह सकते हैं कि ठीक है, इससे बहुत बड़ा कोई नुकसान नहीं होगा इकोनॉमी के अंदर। लेकिन अगर 4% के आसपास है कहीं तो दैट इज़ गुड। या नीचे आ गई है इन्फ्लेशन तो भी हम उसको कहेंगे कि हाँ ठीक है, मतलब इसमें कोई इतनी परेशानी नहीं। लेकिन बियॉन्ड दिस लिमिट
अगर इससे ऊपर या नीचे चली जाए तो फिर वो नुकसान का कारण है। सो लेट अस अंडरस्टैंड दिस हाउ यू विल डिफाइन इट। तो यहाँ पे जो फिस्कल पॉलिसी है, फिस्कल पॉलिसी आप किस चीज़ को कहते हैं? इट रेफर्स टू द बजटरी पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट। एक तरह से ये बजटरी पॉलिसी है सरकार की, या इसको हम कहते हैं रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट। तो एक तरह से ये बजट ही है टू करेक्ट द एक्सेस डिमांड एंड डेफिशिएंट डिमांड, कि इकोनॉमी में जो एक्सेस डिमांड की सिचुएशन है या डेफिशिएंट डिमांड की सिचुएशन है उसको करेक्ट करने के लिए हम इस पॉलिसी का इस्तेमाल करते हैं। सो दैट, ये बात यहाँ बहुत इम्पॉर्टेंट है, ताकि हम जो हमारा ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव ऑफ ग्रोथ विद स्टेबिलिटी, कि हम ग्रोथ तो करें लेकिन स्टेबिलिटी के साथ करें, उस ऑब्जेक्टिव को हम यहाँ पे अचीव कर सकें। तो ये था आपका फिस्कल पॉलिसी, जिसका मीनिंग मैंने आपको समझाया। और इस फिस्कल पॉलिसी का इस्तेमाल करके हम जो आपकी डेफिशिएंट डिमांड या एक्सेस डिमांड की सिचुएशन है उसको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, उसके बारे में हम आगे नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे डिटेल में। लेट अस डिस्कस अबाउट कंपोनेंट्स ऑफ फिस्कल पॉलिसी। तो यहाँ पर हम कंपोनेंट्स पढ़ेंगे फिस्कल पॉलिसी के, कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, द फर्स्ट कंपोनेंट इज गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। क्योंकि जैसा हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि फिस्कल पॉलिसी जो है, दिस इज रिलेटेड विद द रेवेन्यू ऑफ गवर्नमेंट एंड एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट। तो यहाँ पर पहला कंपोनेंट क्या है? गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। देखिए, आप जानते हैं कि सरकार जो है बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पर पैसा खर्च करती है। सरकार सोशल वेलफेयर पर पैसा खर्च करती है, सरकार एम्प्लॉयमेंट देने में पैसा खर्च करती है, और जैसे मनरेगा जैसी स्कीम्स हैं वहाँ पर भी बहुत सारा पैसा खर्च होता है। इसके अलावा जैसे सोसाइटी में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को बनाए रखना है, डिफेंस को स्ट्रॉन्ग करना है, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसमें एजुकेशन आता है, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ आती हैं, ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप करना है, या फिर आपका जो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसमें आपको रोडवेज बनाने हैं, फ्लाईओवर्स बनाने हैं, या फिर आपको इरिगेशन फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करनी है, या मेट्रो स्टेशंस बनाने हैं, रेलवे को एक्सपेंड करना है, एयरलाइंस को एक्सपेंड करना है, और इसके अलावा जो है वो बहुत तरह के और जैसे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को इम्प्रूव करना है, कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करना है, जो पावर जनरेशन है, इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन है, उसको हमने बढ़ाना है। तो कितने सारे तरह के खर्चे सरकार करती है। तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एक बहुत बड़ा कंपोनेंट है फिस्कल पॉलिसी के अंदर, और आप सभी जानते होंगे सरकार बहुत तरह का खर्चा करती है। ये हम गवर्नमेंट बजट में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, वहाँ आप डिटेल में इसको समझ सकते हो कि सरकार का जो खर्चा है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी होता है और साथ में कैपिटल एक्सपेंडिचर भी होता है। तो एक डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन आपको उसमें वीडियो में जो गवर्नमेंट बजट का है उसमें आपको मिलेगी। सो दिस इज द फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ फिस्कल पॉलिसी, गवर्नमेंट बजट। नेक्स्ट पॉइंट इज टैक्सेस। तो टैक्सेस जो है वो भी सरकार के द्वारा तरह तरह के टैक्सेस लगाए जाते हैं, जैसे जीएसटी है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और डायरेक्ट टैक्सेस हैं जैसे इनकम टैक्स है, कॉरपोरेट की इनकम टैक्स है। तो बहुत तरह के टैक्सेस होते हैं। हालांकि बहुत सारा के टैक्सेस को ख़त्म करके अभी एक नया टैक्स जीएसटी बना दिया गया है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो टैक्सेस जो हैं वो भी सरकार के द्वारा लगाए जाते हैं, और उससे भी सरकार को रेवेन्यू मिलता है। सरकार के पास इनकम आती है डिफरेंट टाइप ऑफ टैक्सेस से, और उसी पैसे से सरकार जो है वो जो भी वेलफेयर स्कीम्स होती हैं या सरकार जो बजट में फंड्स एलोकेट करती है वो टैक्सेस, हालांकि बहुत सारी नॉन टैक्स रिसीट्स भी होती हैं, कैपिटल रिसीट्स भी होती हैं। सो बट टैक्सेस इज आल्सो वन ऑफ द कंपोनेंट फॉर द रेवेन्यू ऑफ द गवर्नमेंट। तो टैक्सेस भी एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है आपका फिस्कल पॉलिसी का। एंड नेक्स्ट कंपोनेंट इज पब्लिक बोरोइंग या पब्लिक डेबिट, हम इसको बोलते हैं। तो पब्लिक बोरोइंग या पब्लिक डेबिट क्या होता है? पब्लिक बोरोइंग का मतलब है कि जब सरकार पब्लिक से पैसा बोरो करती है, उधार लेती है, इसी को हम पब्लिक डेबिट भी कह देते हैं। तो पब्लिक बोरोइंग या पब्लिक डेबिट एक ही बात है। तो ये इस कैसे होती हैं पब्लिक बोरोइंग्स? कि जब सरकार जो है, जो इसकी अपनी मतलब जैसे हम कहते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज,
तो जब उनको गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को बेचती है आरबीआई के माध्यम से, तो उससे क्या है कि बहुत सारा पैसा पब्लिक से जो है वो सरकार की तरफ चला जाता है। मतलब किसी भी तरह के जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड्स हैं या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हैं या जैसे और भी जो गवर्नमेंट की तरफ से जो डॉक्यूमेंट्स हैं या जो एक तरह बॉन्ड्स हैं जिनमें हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, तो जब भी पब्लिक उसको परचेज करती है तो उसको सरकार से जब वो परचेज करती है तो इसका मतलब क्या है कि वो जो पैसा है वो कहाँ चला गया, गवर्नमेंट के पास चला गया, और एक टाइम पीरियड के बाद उसको पैसा मिलेगा मेच्योरिटी होने के बाद। तो पब्लिक बोरोइंग जो है वो भी एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट यहाँ पे है कि सरकार जो है वो पब्लिक से पैसा इकट्ठा करती है यूजिंग वेरियस सिस्टम्स। नेक्स्ट वन इज बोरोइंग फ्रॉम आरबीआई। तो बोरोइंग फ्रॉम आरबीआई जो है, सरकार जो है वो आरबीआई से पैसा बोरो कर सकती है। जैसे मान लीजिए सरकार को फंड्स की कमी पड़ रही है, किसी भी तरह से सरकार के पास पैसा कम पड़ रहा है, तो सरकार पैसा बोरो कर सकती है, आरबीआई से पैसा उधार ले सकती है। इसी तरह सरकार जो है वो जो उसके फॉरेन सोर्सेज हैं, बाहर से किसी विदेशी गवर्नमेंट से या विदेशी बैंक से भी सरकार पैसा बोरो कर सकती है। सो बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं फिस्कल पॉलिसी के। तो बोरोइंग फ्रॉम आरबीआई जो है यहाँ पर एक और कंपोनेंट है। तो हम यहाँ 4 ही पॉइंट्स पे फोकस करेंगे। इसके अलावा भी इसमें कुछ जैसे मैंने कहा फॉरेन गवर्नमेंट से या फॉरेन सोर्सेज से पैसा लिया जा सकता है, वो एक तरह के अलग मतलब पॉइंट्स हैं, उनको हम यहाँ पर ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे उसके बारे में। तो 4 ही पॉइंट आपके सिलेबस में मेन है। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है, टैक्सेस है, पब्लिक बोरोइंग है या पब्लिक डेबिट है, और बोरोइंग फ्रॉम आरबीआई है। तो इनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे और ये समझेंगे कि अगर एक्सेस डिमांड की सिचुएशन है तो उस केस में हमने उसको कैसे अप्लाई करना है, और डेफिशिएंट डिमांड की सिचुएशन में हमने उसको कैसे अप्लाई करना है। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस these points one by one in detail in the next slide. So now we are going to discuss about the fiscal policy instruments to combat excess demand and deficient demand। कि अगर इकोनॉमी में एक्सेस डिमांड या डेफिशिएंट डिमांड की सिचुएशन है तो उसमें जो फिस्कल पॉलिसी के वेरियस इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनका इस्तेमाल हम किस तरह से करेंगे। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और एग्जामिनेशन में कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है इस तरह से। सो आपको इसकी बहुत ज़्यादा इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है। प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, क्योंकि मैं इसको बहुत डिटेल में जाके आपको डिस्कस कर रहा हूँ। तो आप हर एक पॉइंट को बहुत अच्छे से समझें, इसको समझना है बहुत अच्छे से ताकि आपको क्लैरिटी हो। एग्ज़ाम में क्वेश्चन किसी भी तरह से पूछे जाते हैं। सो लेट अस अंडरस्टैंड दिस वन बाय वन। तो जैसे हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, 4 कंपोनेंट हमने पिछली स्लाइड में डिस्कस किए कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एक कंपोनेंट होता है, टैक्सेस एक कंपोनेंट होता है, इस तरह से पब्लिक बोरोइंग या पब्लिक डेबिट एक कंपोनेंट है, और बोरोइंग फ्रॉम आरबीआई, ये 4 टोटल कंपोनेंट हैं। अब समझते हैं कि अगर एक्सेस डिमांड की सिचुएशन हो या डेफिशिएंट डिमांड की सिचुएशन हो इकोनॉमी में, तो हम इन इंस्ट्रूमेंट्स को किस तरह से इस्तेमाल करते हैं, इसके बारे में हम वन बाय वन इन पॉइंट्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। सो लेट अस अंडरस्टैंड कि एक्सेस डिमांड की अगर कंडीशन हो तो उसमें हम इन इंस्ट्रूमेंट्स को कैसे इस्तेमाल करते हैं, और साइड बाय साइड में आपको ये भी बताऊंगा कि डेफिशिएंट डिमांड में उस इंस्ट्रूमेंट को आप कैसे इस्तेमाल करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम टेकिंग द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। तो देखिए आपको मालूम है कि एक्सेस डिमांड क्या होती है। एक्सेस डिमांड एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें जो प्लान्ड एग्रीगेट डिमांड है वो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल की एग्रीगेट डिमांड से ऊपर चली जाती है। मतलब एक तरह से इकोनॉमी फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर ऑपरेट ऑलरेडी कर रही होती है, लेकिन उसके बावजूद भी एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाती है, वो आपकी एक्सेस डिमांड होती है। तो अब इस सिचुएशन में हमें क्या करना होगा कि जब भी एक्सेस डिमांड हो इकोनॉमी के अंदर, तो उस समय सरकार को चाहिए कि वो परचेजिंग पावर को इकोनॉमी में कम करे, मतलब लिक्विडिटी को कम करे। लोगों के पास पैसा कम बचना चाहिए, लिक्विडिटी कम रहनी चाहिए ताकि लोग कम डिमांड कर पाएं। सो लेट अस अंडरस्टैंड कैसे होगा गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को हमें क्या करना चाहिए। तो एक्सेस डिमांड की सिचुएशन में जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है इसको कम किया जाना चाहिए, रिड्यूस किया जाना चाहिए।
क्योंकि देखो सरकार जब भी पैसा खर्च करती है तो नेचुरली है उससे इकोनॉमी में लिक्विडिटी बढ़ती है। सरकार जो है जिस पैसे को खर्च करेगी, एडिशनल फंड्स को जो भी खर्च किया जाएगा, तो नेचुरली है लिक्विडिटी बढ़ेगी, लोगों के पास परचेजिंग पावर बढ़ेगी। परचेजिंग पावर बढ़ेगी तो लोग डिमांड करेंगे, और डिमांड बढ़ेगी इकोनॉमी में ओवरऑल, तो नेचुरली है कि वो एक्सेस डिमांड तो और बढ़ जाएगी। तो ऐसी सिचुएशन में सरकार को क्या करना चाहिए कि उसको जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है उसको रिड्यूस करना चाहिए, उसको कम करना चाहिए। सरकारी खर्चा जो है जब कम होगा तो उससे ऑफ कोर्स जो परचेजिंग पावर है वो कम होगी, और उसकी वजह से डिमांड कम होगी ओवरऑल इकोनॉमी में, तो एग्रीगेट डिमांड में कमी आएगी और वो मतलब कि दोबारा से फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर आ सकती है। तो इस तरह से हम उसको करेक्ट कर सकते हैं। अब इसी पॉइंट को अगर हम डेफिशिएंट डिमांड के हिसाब से देखें तो डिमांड ऑलरेडी कम है क्योंकि डेफिशिएंट डिमांड है। अब डेफिशिएंट डिमांड है तो उस केस में परचेजिंग पावर बढ़ाने की ज़रूरत है इकोनॉमी में। परचेजिंग पावर बढ़ेगी तभी तो डिमांड करेक्ट होगी। तो उसके लिए सरकार को ज़्यादा से ज़्यादा खर्चा करना चाहिए। सरकार को जो अपना मतलब खर्चा है वेरियस हेडिंग्स पे उसको बढ़ाना चाहिए, क्योंकि जब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ेगा तो उससे नेचुरली क्या होगा कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर के बढ़ने से इकोनॉमी में जो लिक्विडिटी है वो बढ़ेगी, परचेजिंग पावर बढ़ेगी। परचेजिंग पावर बढ़ने से जो आपकी एग्रीगेट डिमांड है वो बढ़ेगी और एग्रीगेट डिमांड के बढ़ने से जो डेफिशिएंट डिमांड है वो करेक्ट हो सकती है। तो यहाँ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को हमें क्या करना होगा, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को बढ़ाया जाना चाहिए। इस केस में गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ेगा तो उससे डेफिशिएंट डिमांड करेक्ट होगी। नेक्स्ट पॉइंट इज टैक्सेस। तो टैक्सेस जब भी पब्लिक के ऊपर या कॉरपोरेट के ऊपर टैक्सेस लगते हैं तो नेचुरली है उनके पास जो डिस्पोजेबल इनकम है जिसको वो खर्च कर सकते हैं वो कम हो जाती है। टैक्स रेट बढ़ने से डिस्पोजेबल इनकम कम हो जाती है, और टैक्स के कम होने से डिस्पोजेबल इनकम बढ़ जाती है। तो अगर टैक्सेस हैं, अगर हम उसको मान लीजिए कम कर देते हैं तो पब्लिक के पास डिस्पोजेबल इनकम बढ़ेगी। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड कि एक्सेस डिमांड में हमें क्या करना चाहिए। अगर एक्सेस डिमांड की सिचुएशन हो तो हमें क्या करना है, डिमांड को कम करना है। तो उस केस में हमें परचेजिंग पावर को कम करना है। अब परचेजिंग पावर कम होगी, टैक्सेस को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं कि टैक्सेस को इंक्रीज करना चाहिए। जब टैक्स रेट बढ़ेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स बर्डन जो है पब्लिक के ऊपर या कॉर्पोरेट के ऊपर पड़ेगा, ज़्यादा टैक्सेस जो हैं उनको पे करने पड़ेंगे। तो इसलिए इकोनॉमी में जो परचेजिंग पावर है वो कम हो जाएगी, क्योंकि टैक्सेस के रूप में सरकार के पास ज़्यादा पैसा जा रहा है तो पब्लिक के पास तो पैसा कम बच गया ना। तो इससे क्या हुआ, परचेजिंग पावर पब्लिक के पास कम हो रही है। तो जब पब्लिक के पास परचेजिंग पावर कम हो गई तो नेचुरली है कि वो डिमांड कम करेंगे। उससे क्या होगा, जो एग्रीगेट डिमांड है वो कम होगी और उससे एक्सेस डिमांड की सिचुएशन कंट्रोल में आएगी। नेक्स्ट इज डेफिशिएंट डिमांड में टैक्सेस का क्या रोल रहता है। अगर डेफिशिएंट डिमांड है, डिमांड ऑलरेडी कम है, तो उस केस में हमने डिमांड को बढ़ाना है। डिमांड बढ़ाने के लिए हमें परचेजिंग पावर को बढ़ाना होगा। तो ऐसे सिचुएशन में सरकार को टैक्सेस को कम करना चाहिए, क्योंकि अगर टैक्सेस कम होंगे तो उससे क्या होगा, इकोनॉमी के अंदर परचेजिंग पावर बढ़ेगी, क्योंकि लोगों के पास या कॉरपोरेट के पास जो डिस्पोजेबल इनकम है वो बढ़ जाएगी, और उस इनकम के बढ़ने से नेचुरली है कि परचेजिंग पावर बढ़ेगी और उससे डिमांड बढ़ेगी इकोनॉमी के अंदर ओवरऑल, और उससे डेफिशिएंट डिमांड की जो सिचुएशन है वो करेक्ट होगी। नेक्स्ट पॉइंट इज पब्लिक बोरोइंग और पब्लिक डेबिट। तो पब्लिक बोरोइंग जैसे मैंने आपको ऑलरेडी अभी डिस्कस किया है कि पब्लिक बोरोइंग का मतलब है जब सरकार अलग अलग तरह के इन्वेस्टमेंट बॉन्ड्स में जो है वो पब्लिक से पैसा इकट्ठा करती है, कि सरकार अपनी सिक्योरिटीज़ को बेचती है और वो पैसा जो है कलेक्ट कर लिया जाता है पब्लिक की तरफ से। पब्लिक से एक तरह पैसे बोरो किया जाता है। तो समझते हैं कि एक्सेस डिमांड की सिचुएशन में पब्लिक बोरोइंग का क्या किया जाना चाहिए। देखो एक्सेस डिमांड है, पहले से ही डिमांड ज़्यादा है, अब हमने डिमांड कम करना है। तो डिमांड कम करने के लिए पब्लिक के पास पैसा कम रहना चाहिए, मतलब ओवरऑल इकोनॉमी में पैसा कम होगा तभी तो डिमांड कम होगी ना। तो पब्लिक बोरोइंग को इंक्रीज करना चाहिए। पब्लिक बोरोइंग को इंक्रीज करने का मतलब क्या है, पब्लिक से काफ़ी सारा पैसा किसकी तरफ जा रहा है, सरकार की तरफ चला गया।
सरकार के पास ज़्यादा पैसा चला जाएगा, पब्लिक के पास पैसा कम रहेगा, क्योंकि पब्लिक बोरोइंग बढ़ गई है। गवर्नमेंट ने ज़्यादा पैसा बोरो किया है पब्लिक से, या मार्केट से या इकोनॉमी से ज़्यादा पैसा सरकार ने मतलब बोरो किया है। तो उस वजह से लिक्विडिटी जो है इकोनॉमी के अंदर कम होगी, और लिक्विडिटी के कम होने की वजह से जो आपकी परचेजिंग पावर है वो कम होगी, और उससे एक्सेस डिमांड को हम कॉम्बेट कर सकते हैं। ऑन द अदर हैंड, डेफिशिएंट डिमांड की सिचुएशन में हमें परचेजिंग पावर को बढ़ाना होता है। तो इस केस में जो पब्लिक बोरोइंग है उसको कम किया जाना चाहिए। पब्लिक बोरोइंग मस्ट बी डिक्रीज्ड। जो पब्लिक से पैसा इकट्ठा करती है सरकार अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू, उसको कम करना चाहिए। पब्लिक बोरोइंग को मतलब डिक्रीज किया जाना चाहिए, क्योंकि पब्लिक बोरोइंग अगर डिक्रीज होंगी तभी पब्लिक के पास ज़्यादा पैसा रहेगा, डिस्पोजेबल इनकम ज़्यादा रहेगी इकोनॉमी में, और उससे लोग डिमांड को बढ़ाएंगे, ओवरऑल डिमांड बढ़ेगी और डेफिशिएंट डिमांड की सिचुएशन करेक्ट होगी। सो दिस वाज कि हम डेफिशिएंट डिमांड की सिचुएशन में पब्लिक बोरोइंग को किस तरह यूज करेंगे। नाउ लास्ट पॉइंट इज बोरोइंग फ्रॉम आरबीआई, कि आरबीआई से जो बोरोइंग है उसका हमें किस सिचुएशन में किस तरह इस्तेमाल करना चाहिए। देखो, आरबीआई से जब पैसा बोरो करेगी सरकार तो किसी न किसी प्रोजेक्ट पे तो खर्च होगा। पैसा जब खर्च होगा, क्योंकि बोरोइंग किस लिए की जा रही है, बोरोइंग जब भी आरबीआई से की जा रही है तो नेचुरली है कि उस पैसे का सरकार कहीं ना कहीं तो इस्तेमाल करेगी। इसका मतलब है लिक्विडिटी लेवल बढ़ेगा इकोनॉमी के अंदर, पैसा का जो फ्लो ऑफ मनी है ये पब्लिक की तरफ ज़्यादा जाएगा, क्योंकि सरकार उसको खर्च करेगी, किसी भी तरह के प्रोजेक्ट पे खर्च करे। लेकिन खर्चा जब भी होगा तो इकोनॉमी में नेचुरली है परचेजिंग पावर बढ़ेगी। तो एक्सेस डिमांड की कंडीशन में तो हमने क्या करना है, परचेजिंग पावर को कम करना है। तो इस केस में जो बोरोइंग फ्रॉम आरबीआई है उसको रिड्यूस किया जाना चाहिए। जो आरबीआई से सरकार पैसा लेती है उसको कम किया जाना चाहिए, उस बोरोइंग को कम किया जाना चाहिए, उन ऋणों को कम किया जाना चाहिए, ताकि पब्लिक में या कह सकते हैं इकोनॉमी में जो लिक्विडिटी है वो ना बढ़े, वो परचेजिंग पावर ना बढ़े। उसको कम करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर वो कम रहेगी परचेजिंग पावर तो नेचुरली है कि जो आपका एग्रीगेट डिमांड है वो कम होगा, और वो एक्सेस डिमांड की सिचुएशन को कॉम्बेट करेगा। एंड लास्ट में डेफिशिएंट डिमांड को किस तरह से हम इसमें करेक्ट कर सकते हैं, कि डेफिशिएंट डिमांड की कंडीशन है तो इसका मतलब क्या हुआ कि पहले से ही डिमांड कम है, तो ऐसे केस में हमें डिमांड को बढ़ाना है। डिमांड को बढ़ाने के लिए परचेजिंग पावर ज़्यादा होनी चाहिए इकोनॉमी के अंदर। अब उसको आरबीआई की जो बोरोइंग है वो कैसे बढ़ा सकती है, सरकार को ज़्यादा से ज़्यादा बोरोइंग यहाँ पे करनी चाहिए इस केस में डेफिशिएंट डिमांड की कंडीशन में, क्योंकि सरकार आरबीआई से ज़्यादा पैसा बोरो करेगी तो वो पैसा खर्च भी होगा इकोनॉमी के अंदर, और जब वो इकोनॉमी में पैसा खर्च होगा तो इससे जो लिक्विडिटी है इकोनॉमी के अंदर वो बढ़ेगी, परचेजिंग पावर बढ़ेगी, और जब परचेजिंग पावर बढ़ेगी तो नेचुरली है कि एग्रीगेट डिमांड भी बढ़ेगी, और जब एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी तो वही हमें करना था डेफिशिएंट डिमांड को कंट्रोल करने के लिए। तो जब हम एग्रीगेट डिमांड को बढ़ा देंगे तो डेफिशिएंट डिमांड जो है वो आपकी करेक्ट हो जाएगी। तो इस तरह से ये थे आपके अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स फिस्कल पॉलिसी के। तो ये चारों ही इंस्ट्रूमेंट्स को आप बहुत ध्यान से देखें, इनको बहुत अच्छे से आप इसको स्टडी कीजिए, इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग इसकी बनाइए। मैं अगर रिकैप करूं तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो आपका एक्सेस डिमांड की कंडीशन है उसमें आपको एक्सेस डिमांड की कंडीशन में आपको दो चीज़ों को बढ़ाना है, टैक्सेस को बढ़ाना है और पब्लिक बोरोइंग को भी बढ़ाना है। बट ऑन द अदर हैंड एक्सेस डिमांड की कंडीशन में गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को भी कम किया जाना चाहिए और बोरोइंग फ्रॉम आरबीआई को भी कम किया जाना चाहिए। एंड डेफिशिएंट डिमांड की कंडीशन में जो आपका गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है उसको बढ़ाया जाना चाहिए, और साथ में जो बोरोइंग फ्रॉम आरबीआई है उसको भी बढ़ाया जाना चाहिए। और जबकि टैक्सेस को और पब्लिक बोरोइंग को डेफिशिएंट डिमांड की कंडीशन में कम किया जाना चाहिए। और अल्टीमेटली ये अंडरस्टैंडिंग आप इस तरह से डेवलप कर सकते हैं। सिंपल बात समझने की ये है, आपको ये ध्यान रखना है इसको समझने के लिए, कोई बहुत बड़ी डिफिकल्ट चीज़ें नहीं हैं ये। सिंपल सी बात यह है कि अगर एक्सेस डिमांड है तो उस समय हमें जो परचेजिंग पावर है उसको कम करने की आवश्यकता है। तो आपको सिंपली ये देखना है कि इस इंस्ट्रूमेंट को हम कैसे इस्तेमाल करें ताकि परचेजिंग पावर कम हो जाए इकोनॉमी के अंदर एक्सेस डिमांड की कंडीशन में, क्योंकि अगर परचेजिंग पावर कम होगी तो नेचुरली है एग्रीगेट डिमांड कंट्रोल में आ जाएगी। और दूसरी तरफ आपको ये देखना है कि अगर डेफिशिएंट डिमांड की कंडीशन है
तो हम इन इंस्ट्रूमेंट्स का किस तरह इस्तेमाल करें ताकि इकोनॉमी में जो लिक्विडिटी है वो बढ़े, मतलब परचेजिंग पावर बढ़े, और जब परचेजिंग पावर बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली है कि आपका जो एग्रीगेट डिमांड है वो बढ़ेगा और डेफिशिएंट डिमांड को वो कंट्रोल करेगा. So that's all about the fiscal policy and its instruments. It's very very important from the examination point of view. So please इसको ध्यान से सुने, 2 3 4 बार सुने, अच्छे से समझें, इसके प्रॉपर नोट्स बनाएं ताकि आप इसको एग्जामिनेशन में प्रॉपरली इसको आप अटेम्प्ट कर सकें. So if you find this meaningful and helpful to you, then please share this video to other students also, those who can get benefit from this. Thank you.